हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू कर दी होगी। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को पूरा क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में डाउट है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेपर में ना बहुत ज्यादा चांस है। देखो तीन ही पॉइंट है, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आ सकता है, या इंटरेस्ट और प्रोविजन वाला पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पॉइंट। यही दो पॉइंट, यानी ये जो तीन पॉइंट टोटल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कंफ्यूजन आता है आपको, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते ना बचपन में, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत सिंपल है। मैं 10 मिनट के अंदर आपको अच्छे स्ट्रांग करा दूंगा टॉपिक, देन फिर हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पे चलेंगे जो एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ट्रीटमेंट में, उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग से माइनस होता है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, और इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होता है। ये बात तो क्लियर है? हाँ सर, ये तो हमको क्लियर है। हमें दिक्कत है इसकी कैलकुलेशन में। तो सबसे पहली बात, अगर कभी भी आपको ये डिबेंचर्स के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कैलकुलेट करना ही करना है। लेकिन अगर रेट नहीं है तो नीचे लिखा होगा एडिशनल पॉइंट में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो वही सेम अमाउंट जो है ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, फाइनेंसिंग से माइनस कर दोगे। लेकिन ऊपर भी रेट नहीं गिवन है, नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, फिर तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते ना, तो आप छोड़ दोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब मैंने यहाँ अलग अलग ऑप्शंस ले रखे हैं, अलग अलग केसेस ले रखे हैं, और मैं आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ओके, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, मैच्योर डिबेंचर्स है, मतलब जिनकी रिडीम हो रहा है, जो अभी रिडीम हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैच्योर डिबेंचर्स है। साल के शुरू में कितने का है? 5 लाख का। साल के एंड में कितने का है? 7 लाख का। अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि भाई डिबेंचर इशू हुआ है 2 लाख का, कम हो रहा होता है, रिडीम हुआ, रिडीम फाइनेंसिंग से माइनस और इशू फाइनेंसिंग में प्लस। उसका ट्रीटमेंट तो आप जानते हो। प्रॉब्लम कहां पे है? उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहला केस, अगर यहां पे कोई रेट गिवन नहीं है, पहला केस यहां पे कोई भी रेट गिवन नहीं है और नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 50,000 रुपए, तो आप 50,000 रुपए ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। दूसरा केस, यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12% और नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 50,000, तो आप क्रॉस चेक नहीं करोगे निकाल के, आपका कोई काम नहीं है क्रॉस चेक करने का। अगर नीचे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 पेड है तो 50,000 ही दे देना है, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। आप कैलकुलेशन कुछ नहीं करोगे। नीचे भी कुछ नहीं दिया, ऊपर भी कोई परसेंटेज नहीं दिया, फिर तो देखो आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इंटरेस्ट का रेट ही नहीं पता आपको, तो आप छोड़ दो उसको, कुछ नहीं कर सकते। अब ये चारों केसेस जो हैं, यहां पे प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। इफ बैंक और नील बैलेंस, ठीक है, इन एनी ईयर, ठीक है, अगर मान लो किसी जगह पे कोई ब्लैंक गिवन है, जैसे ये मैं दिखाता हूं आपको, मान लो यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, या फिर आप समझ लो नील है, तो अब आप क्या सोचोगे? साल के शुरू में डिबेंचर कुछ नहीं था और एंड में 7 लाख है, यानी कि डिबेंचर्स को इशू किया गया है। ठीक है सर, इशू किया गया है, हम फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर 7 लाख रुपीस लिख देंगे। अब इसके इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? जब भी कोई भी एक जगह ब्लैंक होना, तो उस सिचुएशन में आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो आप नील ले लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या ले लोगे? नील ले लोगे। जब भी कभी दोनों में से कोई भी एक जगह अगर ब्लैंक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को क्या कर लेना है? नील ले लेना है। और एक छोटा सा एडिशनल में, मतलब क्वेश्चन खत्म करने के बाद एक छोटा सा अजम्पशन ले लेना है। क्या अजम्पशन लेना है? देखो, अगर नील यहां पे है, अगर नील यहां पे है साल के शुरू में और एंड में 7 लाख है, तो वी अज्यूम debentures of rupees 7 lakh issued at the end of the year. ये the end of the year, ये beginning of the year, at the end of the year। तो साल के एंड में डिबेंचर इशू किया गया है, तो साल भर में कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। मेरी बात ध्यान समझना, साल के शुरू में मेरे पर कोई कर्जा नहीं था, साल के एंड में मेरे पे 7 लाख का कर्जा है, और ये 7 लाख मैंने साल के एंड में ही लिया है, तो इसका इंटरेस्ट अगले साल से जाएगा, इस साल नहीं जाएगा। मेरी बात समझना, इसका इंटरेस्ट जो जाएगा वो अगले साल से जाएगा, इस साल तो
कुछ डिबेंचर था ही नहीं हमारे ऊपर, कुछ कर्जा था ही नहीं, तो इस साल कोई भी इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, अगले साल पे करेंगे, इसीलिए डिबेंचर जो है वो नील है। ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में कोई प्लस माइनस कुछ नहीं करना। ये नोट, ये एजम्पशन लिख दोगे ना तो टीचर के बस की नहीं कि वो आपका नंबर काट दे किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छा सर एक और अगर मैं बताऊं, एक और, अगर मान लो नील यहाँ पे हो, अगर मान लो नील यहाँ पर हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नील लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? तो सबसे पहली बात, साल के शुरू में था 5 लाख का डिबेंचर, साल के एंड में कितना हो गया? 0, मतलब 5 लाख का डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, 5 लाख के डिबेंचर्स को आपने रीपे कर दिया, लौटा दिया। तो फाइनेंसिंग में डिबेंचर्स रिडीम करके 5 लाख रुपए माइनस कर दोगे। हाँ सर, और इसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा? ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहां भी क्या होगा? नील। यानी कभी भी एक जगह अगर नील है या 0 है या ब्लैंक छोड़ रखा है तो भैया उस केस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नील ही आना है। क्यों नील आना है? मैं एक अजम्पशन भी लिख दूंगा ताकि टीचर किसी भी तरीके से नंबर ना काट सके। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे 10 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो किसी के माइंड में कुछ होगा, किसी के माइंड में कुछ होगा, तो वहां पे अजम्पशन लिख के क्लियर कर दो कि मेरे माइंड में क्या है, मैंने क्या सोच के इस सवाल को किया है, ठीक है। अब शुरू में था 5 लाख रुपए और एंड में बचा 0, तो हम मानेंगे कि मैंने साल के शुरू में ही रिपे कर दिया है ना, साल के शुरू में ही। वी अज्यूम डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में ही डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। जब साल के शुरू में ही आप डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे तो साल भर तो कोई कर्जा था ही नहीं उस पर, तो इंटरेस्ट क्या आएगा? नील आएगा। तो ये अजम्पशन समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। हमें इंटरेस्ट को 0 करना है। मान लो कि मैं कहीं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, और जनवरी महीने में मैं 1 तारीख को ही खाली कर दूंगा। अगर मैं 1 तारीख को जनवरी में वो किराए का मकान खाली कर दूंगा तो क्या मुझे जनवरी का रेंट देना है? नहीं, 1 तारीख को खाली कर, साल के शुरू में ही खाली कर दिया। लेकिन अगर मैं एक की जगह 31 जनवरी को खाली करूंगा तो मुझे फिर पूरे साल का, पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा। सो सिंपल। तो अगर आप साल के शुरू में ही रिडीम कर दोगे तो एंड तक कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगले केस में आप एंड में रिडीम करोगे, है ना। अगले वाले केसेस में आपने क्या माना कि एंड में, सॉरी, इशू एंड में किया है। अगर आपने एंड में, जैसे अगर मान लो मैं कहीं जाता हूँ और 31 जनवरी को किसी का मकान किराए पे लेता हूँ तो मैं जनवरी का तो रेंट दूंगा ही नहीं ना, फिर तो मैं फरवरी का रेंट दूंगा। 31 जनवरी को अगर मैं कहीं किराए पे कमरा ले रहा हूँ तो जनवरी का रेंट जनवरी थोड़ी रहा हूँ, मैं तो फरवरी से रहूंगा, साल के एंड में लिया है मैंने। तो उसी तरीके से, तो अगर एक तरफ अगर कोई भी निल हो तो आप बैलेंसेस को निल मान सकते हो और ये अजम्पशंस को लिख देना आप। ओके, चलो, तो ये बेसिक चीजें हो गई। इसको वीडियो पॉज करके लिख लो आराम से, ये 2 चीजें, फिर मैं आपको और केसेस समझाता हूँ। खत्म हो गया, बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग थी इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अब देखो अलग अलग केसेस है। अभी सारे केसेस का मतलब सेम है, ध्यान समझना। एडिशनल डिबेंचर, मान लो ऊपर डिबेंचर दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यू ऑन 1 अप्रैल 2000। ये जो डेट है ना, सबसे पहली बात 31 मार्च का जो बैलेंस होता है वही बैलेंस अप्रैल का होता है। कभी भी देखो जो सीडी आता है वही हमारा क्या बनता है? बैलेंस बीडी बनता है। तो डिबेंचर्स आपने साल के शुरू में इशू कर दिया, भाई 5 लाख से 7 लाख होगा, डिबेंचर आपने साल के शुरू में इशू कर दिया। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से जरा देखो। 1 अप्रैल 2024 को आपका बैलेंस कितना है? 5 लाख, और साल के एंड का बैलेंस कितना है? 7 लाख। ठीक है, ये डेट है 31 मार्च 2025। आपने साल के शुरू में ही, इसी तारीख को ही आपने 2 लाख डिबेंचर और इशू कर दिए। तो शुरू से एंड तक आपके ऊपर कर्जा कितना रहा है? 7 लाख। तो 7 लाख का 12% इंटरेस्ट जो है 84,000 आ जाएगा। ठीक है, 7 लाख का 12% 84,000। ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। देखो ऑपरेटिंग में प्लस करना है, फाइनेंसिंग से माइनस करना है। इस टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत है। अगर ये चीजें जो आती हैं इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो एडिशनल पॉइंट में लिखा है डिबेंचर्स वर इशूड फर्स्ट, साल के शुरू में ही इशू कर दिया तो भैया पूरे साल 5 लाख पे तो लगेगा ही लगेगा। फिर जो 2 लाख साल के शुरू में इशू किया है उस पे भी पूरे साल का लगेगा। टोटल 7 लाख पे पूरे साल का लगेगा 84,000। केस समझ आ गया? अगला केस, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशू ऑन 31 मार्च। अब जो एडिशनल डिबेंचर वो साल के एंड में इशू किया है, तो यहां पे क्या सिनेरियो बनेगा? साल के शुरू में कितना था? 5 लाख, और एंड तक 5 लाख ही रहा है, एंड तक। लास्ट में आपने क्या किया? 2 लाख और इशू कर दिया। टोटल कितना हो गया लास्ट का? 7 लाख। ये सिनेरियो है। वहां पे साल के शुरू में 2 लाख पे साल के शुरू में 2 लाख डिबेंचर इशू कर दिए तो उस 2 लाख पे भी इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे साल के एंड में इशू कर रहे तो इस पे थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा,
इस पे अगले साल से इंटरेस्ट लगना चालू होगा। इस पूरे साल कर्जा 5 लाख ही रहा है, तो इस पूरे साल आपको 5 लाख का 12% 60,000 पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आई बात समझ? तीसरा केस, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशू ऑन 1 अक्टूबर। अब तीसरा केस समझना, 1 अक्टूबर को डिबेंचर इशू कर दिया, या कोई भी और डेट हो सकती है, नॉट ओनली 1 अक्टूबर, कोई भी और डेट हो सकती है। आपने 1 अक्टूबर को डिबेंचर जो है वो इशू कर दिया 1 अक्टूबर को। तो एक बात छोटी सी समझना, यहां से लेकर यहां तक तो आपका जो डिबेंचर था, कर्जा था, वो था 5 लाख रुपए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को इशू किया, अक्टूबर काउंट मत करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने 2 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए, 5 लाख का पहले से था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है वो 7 लाख डिबेंचर हो गए, लास्ट में 7 लाख है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है तब वहाँ तक 7 लाख के डिबेंचर, तो यहाँ से यहाँ 5 लाख पे लगेगा, 2 लाख और इशू कर दिए तो यहाँ से यहाँ 7 लाख पे लगेगा, तो 7 लाख का 12%, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना इस तरीके से। तो 5 लाख का 12% 6 महीने का बनेगा 30,000, 7 लाख का 12% बनेगा 42,000, तो ये 72,000 का टोटल बनेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इतनी सी बात है, बहुत सिंपल। अब इस चीज को ना कुछ बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर इस 5 लाख पे पूरे साल का लगा दो, 5 लाख का 12% 60,000, फिर 2 लाख यहाँ इशू किया, इस 2 लाख पे लगा दो 6 महीने का, तो 2 लाख का 12% बनता है 24,000, 6 महीने का बनेगा 12,000। तो अब बेटा आप कैसे भी कर लो, आना 72,000 है, वो तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, जैसा दिलाए वैसा कर लो। पर ये तरीका मैं समझाता हूँ कि कल को रिडीम अगर हो गया तो आपको माइनस कुछ नहीं करना, आपको फिर उस हिसाब से देखना है, जिस पीरियड के लिए जितना डिबेंचर हमारे है उतना निकालना है, और इस तरीके से फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। पर है दोनों तरीका सही, जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जितना था उतना, अगर मान लो रिडीम होता 2 लाख रुपए तो यहाँ से यहाँ तक 5 लाख पे लगता, 2 रिडीम कर दिया यहाँ से यहाँ तक फिर 3 लाख पे लगता, टाइम पीरियड के हिसाब से निकाल लेना जब रिडीम किया है। तो सिंपल। लास्ट है, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन एडिशनल पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई पॉइंट गिवन नहीं है, वी अज्यूम इशू और रिडीम एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अगर कोई भी चीज गिवन नहीं है कि भाई ये डिबेंचर इशू कब हुआ, ये डिबेंचर रिडीम कब हुआ, तो हम मानेंगे कि वो जो इशू है या रिडीम साल के एंड में हुआ है, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। अगर मैं तुम्हें सिंपल सिंपल से बताऊं, जो मैक्सिमम टीचर आपको यही बताएंगे कि भाई ये डिबेंचर है, इस पे कुछ भी लिखा नहीं इशू कब हुआ, तो आप ओपनिंग पे कैलकुलेट कर लो, बस यही टीचर आपको बताएंगे, खत्म, इंटरेस्ट डिबेंचर का टॉपिक हो गया। कुछ भी नहीं लिखा है तो ओपनिंग पे कैलकुलेट कर लो। क्यों? अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं मानूंगा कि जो भी डिबेंचर इशू है रिडीम हुआ साल के एंड में हुआ है, तो साल के शुरू में था 5 लाख रुपीस, और जो 2 लाख का डिबेंचर इशू हुआ साल के एंड में हुआ है, तो उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, इसीलिए ओपनिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। रीजन ये है क्योंकि हम मानते हैं जब कुछ भी नहीं लिखा तो मानेंगे जो भी हुआ है वो साल के एंड में हुआ, कॉमन सी बात है, कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे इसी साल के एंड में हुआ है जो भी हुआ है। तो साल के शुरू वाले बैलेंस पे जो है आपको अमाउंट पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, रेट गिवन है तो, ठीक है। रेट ही नहीं गिवन है तो फिर तो निकाल ही नहीं सकते ना, फिर छोड़ देना, इंटरेस्ट कुछ नहीं करना। तो ये मैक्सिमम केसेस हैं, मैक्सिमम चीजें हैं जो आपको इंटरेस्ट डिबेंचर में पूछी जाए, और मैं बेट लगा सकता हूं इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, खत्म, इंटरेस्ट डिबेंचर आपका एंड हो गया। ओके, चलो वीडियो पॉज करना, आराम से लिखना, समझना, खुद को समझाना, अपने दोस्त को समझाना, तुम्हें लर्न हो जाएगा और उसे भी हो जाएगा, दोनों का फायदा। एक और प्यारा क्वेश्चन है आर ए लिमिटेड का, यहाँ पे है लाइबिलिटी, यहाँ पे है एसेट, यहाँ पे है नोट्स टू अकाउंट्स, भर भर के चीजें देखो इसमें गिवन है, और ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छे से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप सब बच्चे अच्छे से समझना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टैक्स की बात कह दी है इसने तो भैया मुझे बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का एक छोटा सा अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। यहाँ लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, बाई पी एंड एल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स बना है 17,000। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता है टू बैंक टैक्स पेड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर हम ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 30, ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30,
तो ओपनिंग लिखो 28 इधर और क्लोजिंग आएगा इधर 30। तो ये 17 प्लस 28 आएगा 45 और 45 से 30 जाएगा तो आएगा 15,000। इतना कर लोगे ना तो इसके भी आपको आधा एक नंबर तो दे ही देगा टीचर। टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है सर, ये पॉइंट हो गया। डेप्रीशिएशन मशीन पे लग रहा है 1,20,000, तो आप डेप्रीशिएशन, अगर डेप्रीशिएशन बोल दिया है तो फिर आप डेप्रीशिएशन के लिए आपको मशीन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, ये सब कुछ वर्किंग नोट है। टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन कह रहा है लग गया, तो ये डेप्रीशिएशन चार्ज कितना है साल भर का, 1,20,000। ठीक है, और डेप्रीशिएशन है तो फिर हीरा मशीन, मशीन को ओपनिंग 490, क्लोजिंग 775, 490 7,75,000। तो ये हो गया 120 प्लस 775, इट्स 8,95,000, 8,95,000 माइनस करेंगे 490, तो 4,05,000 किस नाम से आएगा, टू बैंक परचेज के नाम से। 4,05,000 रुपए आ गया टू बैंक परचेज के नाम से, मशीन के नाम पे। ओके, अच्छा एक चीज और है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, तो मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ही बनाऊंगा, अच्छे से समझना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। वैसे इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा पेपर में, बट हाँ क्या पता इसका 1 या 2 पॉइंट पेपर में दिख जाए एडिशनल पॉइंट, तो मुझे सारे ही कराने हैं आपको। एक नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस हम हमेशा करते आए हैं लास्ट 14 ईयर से ही, तभी बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे 100 में से 100 लेके आ पाते हैं और वो उनका आसान लगता है। अगर उसी लेवल का प्रिपेयर करोगे जैसा आता है ना, तो फिर आपको पेपर टफ लगेगा, बिकॉज पेपर में एक अननेसेसरी प्रेशर होता है जो घर में सॉल्व करते वक्त नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे लोग उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, उस कैलकुलेशन को कर नहीं पाते। इन्वेस्टमेंट होगा कहीं ना कहीं, ढूंढो, ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओपनिंग कितनी, अच्छा नोट नंबर 4 में है इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ नहीं दिखा भैया, ये रहा प्लांट मशीनरी है बस ये तो। ओह सॉरी, ये शायद ना गलती से हो गई, ये बताऊं क्या है, मैं बता रहा हूँ। ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए थोड़ा सा नीचे आ गया है, कोई बात नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग कितनी है 50, क्लोजिंग है 90। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 90, ओपनिंग लिखो 50, क्लोजिंग लिखो 90, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 का 40,000 में बेच दिया, तो यहां लिखो बाय बैंक सेल। बेचा कितने में है, 40,000 में। 30 की चीज को बेचा कितने में, 40 में। एंड गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल। अब जो भी गेन है 10,000 का, वो यहां लिखेंगे। इसको P&L में भेजा ही नहीं, इसको इन्होंने कैपिटल रिजर्व में भेज दिया। अगर ये P&L में जाता, ठीक है, अगर ये P&L में जाता, अच्छा कुछ बच्चे बोल भी सर रीजन बता दो, तो मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में ना आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग से माइनस होता है और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग में प्लस होता है, रीजन क्या है, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। ये प्रॉफिट में जाना चाहिए था, ये P&L अकाउंट में जाना चाहिए था, इन्होंने उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दिया है। तो अगर ये P&L में अकाउंट में जाता तो नेट प्रॉफिट में दिखता हमें, और फिर हम इसको क्या करते, गेन ऑन सेल को हम माइनस करते, लेकिन ये इन्होंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। तो जरा देखें बैलेंस शीट में कोई कैपिटल, ये रहा बैलेंस शीट में कैपिटलिज्म है, पहले कितने का था 50 का, अब कितना हो गया 60। तो ये जो कैपिटलिज्म में गया हुआ है, ये 10,000 रुपए क्या गया हुआ है कैपिटलिज्म में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जो गेन है वो गया हुआ है, P&L में गया ही नहीं। अगर P&L में जाते तो हम ऑपरेटिंग में इसको भेजते, बट अब हम उस 10,000 को ऑपरेटिंग में नहीं भेजेंगे और इसका भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर जो गेन गया है वही वाला गेन गया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा गेन है और ऑपरेटिंग में 10,000 ऐड कर दो। कुछ बच्चे ये करते हैं, उस 10,000 को ऑपरेटिंग से माइनस कर देते हैं और इस 10,000 को ऑपरेटिंग में ऐड कर देते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के नाम से, ऑपरेटिंग सबसे ऊपर। जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करते हो ना आप, वैसे ही ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म में डाल देंगे 10,000, और वो 10,000 का जो गेन है वो ऑपरेटिंग से माइनस कर देंगे। नेट इफेक्ट तो तब भी जीरो है, बट वो आपको दिखाना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में गया, ये रहा कैपिटलिज्म में चला गया, कुछ नहीं करना। तो ये कैपिटलिज्म में हमने ट्रांसफर कुछ नहीं करा है, वही वाला जो गेन है ना, वो गेन कैपिटलिज्म में गया है, तो उसका कुछ भी नहीं करना ट्रीटमेंट इस 10,000 का। तो ये हो गया 9 4 13, 1,30,000।
1,30,000, 130 में से 60 जाएगा तो ऑब्वियसली 70,000 का आपका टू बैंक परचेज आ जाएगा, टू बैंक परचेज, ठीक है, ये आ गया 70,000। अच्छा एक पॉइंट और है, एडिशनल डिबेंचर जो है वो साल के शुरू में 31 मार्च 2024 मतलब 1 अप्रैल 2024, अगर डिबेंचर साल के शुरू में इशू कर दिया है, अगर आपने डिबेंचर साल के शुरू में ही इशू कर दिया, शुरू में कितने का था, 1 लाख का था, शुरू में ही आपने 50,000 डिबेंचर्स और इशू कर दिया है, तो एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट लगेगा। शुरू में इशू किया तो एंड वाले फिगर पे लगेगा, एंड में इशू किया होता तो शुरू वाले फिगर पे लगता। अब इसको ऐसे समझ लो, रट्टा मार लो, या फिर ऐसे समझ लो साल के शुरू में था 1 लाख, फिर इसी डेट को 50,000 और इशू कर दिया, तो भैया कुल मिला के शुरू से लेके एंड तक 1.5 लाख का कर्जा रहा, 1.5 लाख का 10%, 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लो 15,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1.5 लाख पे शुरू में इशू करते हैं तो एंड पे लगता है, एंड में इशू करेंगे तो शुरू में लगेगा। 15,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, सारे एडिशनल पॉइंट हमारे अच्छे से डन हो गए। अब तुम्हें करना क्या है, इन सारी चीजों को भेजना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहला काम एडिशनल पॉइंट को पूरा निपटा दिया, सेकंड काम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना, ऑलरेडी देखो यहाँ पे फॉर्मेट बन चुका है, आरए लिमिटेड की बैलेंस शीट से हम लोग ये बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिटेल्स अमाउंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये लिख लेते हैं, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप लोग भी लिख लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब एक चीज उठा के हम रखते चले जाते हैं, जो चीज जहां ये ऑपरेटिंग के 3 हिस्से हैं, यहाँ पे टिप वाला पोर्शन, यहाँ ग्लिड वाला, यहाँ करंट असेट करंट लायबिलिटी, तो थोड़ा अंदाजा लेके चलना कि चीजें यहीं यहीं पे ही हो, ये नहीं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दो, ओके। तो सबसे पहले टैक्स पेड है 15,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है 17,000, तो यहाँ पे ऐड करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 17,000 है ना, और टैक्स पेड है 15,000, सबसे लास्ट में आ जाता है लेस टैक्स पेड, ये आएगा आपका कितना 15,000, ये ऑपरेटिंग का आंसर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। टैक्स पेड 15,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 17,000, ये आपको हर क्वेश्चन में आपने किया है, यहाँ पे ये वर्ड डन हो गया। इंटरेस्ट कितना है, 15,000 का इंटरेस्ट है, वो बीच वाले पोर्शन में आएगा, तो यहाँ लिख दो इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15,000, और फाइनेंसिंग में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, और कहाँ से आया, वर्किंग नोट से, कितना इंटरेस्ट पेड है 15,000, ठीक है। और ये भी जो है टैक्स पेड कहाँ से आ गया था, वर्किंग नोट से। नेक्स्ट है इंटरेस्ट के बाद मशीन अकाउंट, मशीन पे एक ही चीज़ है डेप्रीशिएशन 1,20,000 और परचेज है 4,05,000, तो डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल पॉइंट में गिवन था 1,20,000, और मशीनरी में लिखोगे लेस करोगे परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज्ड वर्किंग नोट, ये आएगा 4,05,000 की आपने मशीन परचेज कर ली, और 1,20,000 का डेप्रीशिएशन, ये भी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो कैपिटल वाला पोर्शन तो कहीं जाएगा नहीं, परचेज 70 और सेल 40, परचेज 70 और सेल 40, तो परचेज लिखो 70, परचेज ऑफ 70, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 70,000, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दो 40,000, वर्किंग नोट सेल ऐड करके यहाँ ऐड लेस जरूर लिख देना, सेल ऑफ, और ADD लिखना, प्लस का साइन मत लगा देना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70, ओके। तो हमने देखो एडिशनल पॉइंट की हर एक चीज को कहीं ना कहीं भेज दिया।
अब हम चलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स पे, फिर लाइबिलिटी, फिर एसेट, ठीक है। तो कमिंग टू नोट्स टू अकाउंट्स, ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है, जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 430 से 570,000 जनरल रिजर्व में गया, और जो नेट प्रॉफिट है उस पर कितना गया 20,000। तो यहाँ लिखो सरप्लस 20,000, सरप्लस बाहर लिखते हैं 20,000, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो कितना आएगा 70,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर कितना आएगा 70,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में 70,000 ट्रांसफर हुआ है, प्रॉफिट में 20,000 गया है। डिबेंचर्स पहले था 1 लाख, अब हो गया 1.5 लाख, तो लिखोगे इशू ऑफ डिबेंचर 50,000, ठीक है। मशीन के अकाउंट हम बना चुके हैं, कुछ नहीं करना। प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट बना चुके हैं, कुछ नहीं करना। बस डिबेंचर में आ जाएगा 50,000 डिबेंचर्स इशूड। तो फाइनेंसिंग में लिखो एड इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000। डिबेंचर्स आपने 50,000 के इशू किए हैं, ठीक है। चलो ये डिबेंचर्स वाला पॉइंट हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 1 लाख थे, 1,50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना चुके हैं, उसका कुछ नहीं करना है। प्लांट और मशीनरी का अकाउंट बना चुके हैं, उसका कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। इशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स इशू कर दिए कितने के 2 लाख के, फाइनेंसिंग में लिख देना। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, तो फिर से कुछ मत देखो इसको। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 2 पढ़ चुके हैं, कुछ मत देखो। करंट लायबिलिटी का रूल क्या है, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं अकाउंट, कुछ मत देखना इसको। ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 18,000 से, तो प्लस कर देना, ठीक है। 18,000 से बढ़ रहा है, प्लस कर देना। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और कहाँ प्लस होता है, ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 18,000 प्लस कर देना। पहले 12 था, अब 30 हो गया, तो कितने से बढ़ा 18,000, ट्रेड पेएबल बढ़ गया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ करना ही नहीं है। इस साइड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट बन चुका है, उसका कुछ नहीं करना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बना चुके हो, इसका कुछ भी नहीं करना है। इन्वेंट्री का देखो करना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो माइनस कर देना। करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस। 2,07,000 से करंट असेट बढ़ गया है, तो लेस कर देना। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 2,07,000 रुपये, 2,07,000 रुपये, वो भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस कर देना, बिकॉज इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो माइनस। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्लस कर देना। 494 से 320 हो गया, 174 है ना, वो प्लस हो जाएगा। 174 प्लस हो जाएगा, 1,74,000। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड। तो आप देखोगे ना, मैंने अलग अलग पोर्शन बांटा। ये नॉन कैश आइटम का, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। और ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल वाला, और ये हो गया टिप वाला पोर्शन। तो हमने हर चीज को ना बिल्कुल सेपरेट रखा है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और ये सारे पॉइंट हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता ही नहीं, तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको तो कहीं लेना ही नहीं है, क्योंकि वो तो लास्ट में आता है डी वाले पोर्शन में। बस टोटल कर लो, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 70 80 87 हो गया, तो ये हो गया 87,000, और ये हो गया 20,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था, 1,07,000। ये जो 1,07,000 आया है, इसको हम नाम क्या देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और मैं आपको आगे चल के ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में भी बताऊंगा, सबका ट्रीटमेंट समझाऊंगा। जो भी मैं करा रहा हूँ उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हर चीज़ तुम्हें करा दूँ। तुम्हें ध्यान रखना है कि हर चीज़ एटलीस्ट पढ़ के जाओ। ये 1,20,000 है, प्लस 15 1,35 1,35,000, ठीक है। 135 ऐड कर दो, 242 2,42,000। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। राइटिंग ऐसी लिखना पेपर में जो समझ आए टीचर को। 174 है, प्लस 18 है, माइनस 2,07,000 है, 15,000 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 174 प्लस 18,000 192 माइनस 2,07,000, 15,000 नेगेटिव है,
तो 2,42,000 माइनस 30,000, ये आ गया 2,12,000 रुपए का आपका ये आंसर आ गया, 2,12,000। ओके, 2,12,000। एक बार आप देख लो कुछ चीज और छूटा तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, एडिशनल डिवेंचर्स साल के एंड में इशू, साल के शुरू में इशू हुआ है, तो एंड वाले पे लगेगा 10%, तो ये 15,000 ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स 17,000 दिया हुआ है, तो आपने 15,000 का टैक्स पेड आ गया है माइनस में, 17,000 प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 120 का, वो भी ठीक है। और तो कुछ आता नहीं इसके अंदर। तो ऑपरेटिंग में हमने देखो सारी चीज़ें ठीक कर ली है। सरप्लस में आ गया 20,000, सरप्लस का मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये रहा आपका सरप्लस, ये रहा सरप्लस 60 से 80, 20,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया 70,000, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं। सरप्लस 20,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया 70,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड तो ये हो गया 17,000 प्लस 70,000, 87,000 प्लस 20, 107,000। डेप्रिसिएशन है 120 का, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 15,000 का, तो 2,42,000 हो गया। अब ट्रेड रिसीवेबल एक बार आप देख लो, ट्रेड रिसीवेबल वाला पॉइंट सही है ना। ट्रेड रिसीव देखो, ट्रेड पेबल जो है 30,000 12,000 था, अब वो उठ के कितना होगा 18,000 ट्रेड पेबल है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल जो है वो आपने प्लस कर देना है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 18,000 जो है वो प्लस कर दिया। और जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है वो आपका देखो ये रहा पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल 4,94,000 माइनस 320। तो इन ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये 174 जो है प्लस होगा, ठीक है। और जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री ये 2,07,000 माइनस का होगा। इंक्रीज इन्वेंट्री माइनस 174, ठीक है। तो ये हो गया 1,74,000 प्लस हो गया 18,000, माइनस करोगे 2,07,000, तो 15,000 नेगेटिव। तो 242 है, माइनस कर दोगे 30,000, 2,42,000 माइनस 30, 2,12,000। ये जो 2,12,000 आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम, प्लस का आ रहा है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग का आंसर आ गया 2,12,000। अब इन्वेस्टिंग का आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 405,000। अच्छा, मशीन परचेज है ना, मशीन परचेज माइनस और परचेज ऑफ, ये दोनों माइनस होगा, इसको मत भूलना बेटा। 40,000 का सेल है, माइनस करेंगे 4,05,000 और माइनस करेंगे 70,000, तो 4,35,000 नेगेटिव का आ गया, ठीक है, लिख लो। अब उसके बाद फाइनेंसिंग का देख लेते हैं। फाइनेंसिंग में आ गया 2,50,000 माइनस 15,000, 250 माइनस 15, 2,35,000, 2,35,000। और ये प्लस का आएगा 2,35,000, 250 माइनस 15 ना, 250 माइनस 15, 2,35,000 हो गया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग हमारा पूरा का पूरा डन हो गया। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो जरा एक बार ना, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, कितना बनता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए है 2,35,000 माइनस, मतलब सी है, माइनस करेंगे 4,35,000 और इसका आएगा प्लस का 2,12,000, प्लस का 2,12,000। तो 12,000 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। 2,35,000, 2,12,000 माइनस 435, 12,000। तो ए प्लस बी प्लस सी 12,000 है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं जरा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दे रखा होगा, कैश एंड कैश 33 का ओपनिंग है, तो क्लोजिंग 45 आना चाहिए। तो अगर मैं 33 ऐड कर दूंगा इसमें, तो क्लोजिंग कैश 45 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ए प्लस बी प्लस सी 12,000 आ गया, प्लस ओपनिंग कैश, तो ये क्लोजिंग कैश के बराबर आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन। ओके, चलो लिख लो इसको वीडियो पॉज करके।
ये वाला भी लिख लो। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे एंड। ये वर्किंग नोट है। अगली क्लास के अंदर हम और फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाएंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर का सवाल, और इस साल जो पेपर में आया था वो भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। देखना कि कैसे होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैंपल पेपर के क्वेश्चन, कितना आसान है और ये कितने टफ थे जो मैंने आपको कराए। ओके, तो यहाँ तक पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना इन क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।